चलो शुरू करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 7 पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 8 पढ़ लिया और तीनों शेड्यूल पढ़ लिए। उनके ऊपर बेस्ड ये आपके 16 क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे 16 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल के अंदर ही। इसको 1 बाय 1 रिवाइज कर रहे हैं, इससे आपकी एक तरीके से पूरी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि मोटा मोटा मैंने देखा कि इसके अंदर सारे एरिया कवर्ड है, ढंग के तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसी तरह इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक सवाल होगा या तो केस स्टडी बेस्ड होगा या जैसा भी, उसमें आपको कैसे आंसर देना है, आपको जो आंसर का तरीका होगा वो कैसा होगा। तो आंसर के तरीके में सबसे पहला आपको जो पॉइंट आएगा वो आएगा रेफरेंस। लाइक सवाल पढ़ोगे, सवाल को पढ़ने के बाद बताओगे कि ये कहां का पॉइंट है, शेड्यूल 1 की बात कर रहा है, सेक्शन 7 की बात कर रहा है, 8 की बात कर रहा है, फिर किस सबसेक्शन की बात कर रहा है। मतलब पहला पॉइंट क्या है आपका कि आपको रेफरेंस देना है कि ये कहां की बात कर रहा है। तो एज पर दिस एज पर दैट होगा कि एज पर दिस ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो आपने पहले रेफरेंस दे दिया। जो भी प्रोविजन था उसको यहाँ पे डिटेल में आपने बता दिया कि भैया ये कॉन्सेप्ट है हमारा। बेस्ड ऑन दैट फिर आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे, मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा उसको रिलेट करोगे उस प्रोविजन के साथ और एट लास्ट आप क्या करोगे, अपना कंक्लूजन दोगे कि भैया इस कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन की चर्चा के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, तो इस पैटर्न में जनरली केस स्टडी आपने पढ़ा होगा, लॉ वगैरह में भी ऐसे आंसर करते हो। तो जीएसटी के अंदर भी यही चीज है कि जो भी सेक्शन का रेफरेंस होगा पहले सेक्शन का रेफरेंस देना है कि सेक्शन क्या कहता है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको इलेबोरेट करते हैं और थर्ड नंबर का उसका कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक, ये जनरली हर सवाल में होगा, लेकिन हर सवाल के अंदर हम इस तरीके से आंसर करेंगे नहीं। फिलहाल हम क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, प्रोविजन याद करेंगे कि कहां की बात कर रहा है ये, वहां पे क्या इसका प्रोविजन है और फिर इसका क्या आंसर होगा। वो क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको आंसर में और तो लिखना होता है, बट अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, पहला जवाब आपने देना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसके बाद अगर उसमें कोई करेक्शन होगी तो वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लाउड देना है। चलो जी देखते हैं फटाफट से। पहला सवाल क्या है, मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड साथ ही में दूसरा क्या है, लेवेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन दी सेम। सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है कि मेघराज एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाह रही है कि बिजनेस स्टार्ट करें और क्या काम करेंगे, वो सप्लाई करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स। कहां पे कह रहा है, पंजाब में तो करेंगे ही करेंगे, विद इन पंजाब तो होगा ही होगा, एंड इन द नेबरिंग स्टेट, जो पंजाब के अगल बगल के जो बाजू के स्टेट्स हैं उनमें भी फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया दिल्ली और हरियाणा। तो मतलब इन जगहों पे इनका कामकाज चलेगा, ये रेडीमेड गारमेंट्स को सप्लाई करेंगे। अब आपसे कह रहा है बेटा टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, मतलब किस मुद्दे पे आप टैक्स लगा दोगे, टैक्सेबल इवेंट की शुरुआत कहां से होगी और दूसरा कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, या तो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, वो कैसे लगाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ क्या जवाब लिखोगे। पहला सवाल का जवाब दे रहे हो आप, टैक्सेबल इवेंट का, टैक्सेबल इवेंट का बताओ। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, तो सिंपल वर्ड है सप्लाई। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे पूछा गया काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट, तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई, ये इसका जवाब है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सटीक और छोटा सा जवाब है कि भैया टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जीएसटी के अंदर हमारा सप्लाई होता है। साथ ही में इसका सवाल आ रहा है कि भैया जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी कैसे लगता है, कैसे लगाया जाता है, तो इस पर क्या जवाब होगा आपका, बताओ। ठीक है, तो आपको यहां पे सीधी सी बात क्या लिखनी होती है कि अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस करेंगे, मतलब जो इनकी सप्लाई होगी अगर वो इंट्रा स्टेट होगी तो क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें क्या लगेगा हमारा, आईजीएसटी। ये सवाल का जवाब था पूरा का पूरा। टैक्सेबल इवेंट क्या होगा वो बता दिया, और टैक्स कैसे लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कैसे लगता है और आईजीएसटी कब लगता है, वो दोनों की बातें बताना है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की बात खत्म। अगला सवाल, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, हैज ट्रांसफर्ड सम गुड्स टू इट्स ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच। इन्होंने दिल्ली से वेस्ट बंगाल में अपना सामान भेजा ताकि वहां पे बेचा जा सके। द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, कह रहे हैं यहां पे कंसिडरेशन नहीं है, बिना कंसिडरेशन के उन्होंने गुड्स को ट्रांसफर किया है। द कंपनी बिलीव्स दैट the transaction undertakes by it does not qualify as supply as no consideration is involved। कंपनी क्या मान के बैठी है कि हमने जो ट्रांजैक्शन की है इसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं,
तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। असरटेन करना है whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch office qualify as supply। आपको बताना है कि क्या ये सप्लाई है। तो पहले तो हाँ ना में जवाब दे दो कि क्या ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। तो ये सप्लाई है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, रेफरेंस दो, कहां की बात कर रहा है, ये किस एरिया का सवाल है, कहां से उठाया गया ये सवाल, किस में इसकी बारे में जवाब है, मतलब कहां पे इसके प्रोविजन डिस्कस किए गए। नालायक। शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या था कि बिना कंसिडरेशन के भी अगर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी तो वैसी यहां पे कितनी बातें बताई गई हैं, 4 बातें। इन 4 बातों के अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी शेड्यूल 1 कहता है कि क्या लगेगा, ये क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 कहां पर डिस्कस किया गया है, शेड्यूल 1 किसके साथ आप रीड करते हो हमेशा, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। ये याद रखना है, ये याद रखना है, इसे लिखनी है आपको कि एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रेड विद शेड्यूल 1 फॉलोइंग आर दी एक्टिविटीज विच आर डीम्ड टू बी एज सप्लाई, और उन एक्टिविटीज को फिर आपको डिस्क्लोज करनी है। यहां पे 4 बातें। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है, यहां पे जो 4 एक्टिविटीज है उसमें से कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है। एक पॉइंट था पे, एक पैरा था डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन। कौन सा पैरा था, 1 2 3 4 4 पैरा थे, यहां पे 4 पैरा थे ना, उसके बारे में बताओगे ना कौन सा पैरा था, बताओ। शेड्यूल 1 का कौन सा पैरा था, पैरा सेकंड था, ये पैरा सेकंड था। तो अभी आगे के सवाल पे डिस्कस हो जाएंगे, चारों पैरा लिखे हुए आएंगे, मतलब आपको जवाब देने पड़ेंगे कि चारों पैरा कौन से होते हैं। बट फिलहाल ये जो है जिसके अंदर रिलेटेड पर्सन और डिस्ट्रिक्ट पर्सन की सप्लाई की बात करते थे वो था हमारा पैरा नंबर 2। उसके अंदर आपने जो रिलेटेड और डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बारे में पढ़ा था वो किस सेक्शन में था, सेक्शन नंबर 25। तो उसको भी आपको रिलेट करना है कि सेक्शन नंबर 2। इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा एक रेफरेंस दे दिया कि सेक्शन नंबर 25 ऐसे ऐसे बताता है, उसमें रिलेटेड पर्सन को भी आप एक्सप्लेन कर दोगे और डिस्ट्रिक्ट पर्सन को भी आप एक्सप्लेन कर दोगे। और जब डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेन करोगे तो साथ ही में और क्या बताओगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन। ये आपने पूरा का पूरा प्रोविजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इस सवाल से आपको रिलेट करना और आपको बताना है क्या कि भैया ये जो पॉइंट है जिसका है डिस्ट्रिक्ट पर्सन का पॉइंट है, जहां पे एक ऑफिस दूसरे ऑफिस को सप्लाई करती है विदाउट कंसिडरेशन बट स्टिल उसको एज पर द अबव मेंशन्ड प्रोविजन उसको क्या मान लिया जाता है, सप्लाई मान लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका जवाब आपका फ्रेम होगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या है, पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provision of CGST Act. Enumerate such activities if any। क्या कह रहे हैं कि भैया ये सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स का। इन्होंने इंक्वायरी की अपने टैक्स एडवाइजर से कि बताओ भैया अगर कोई सी एक्टिविटी के अंदर हम कंसिडरेशन ना भी रखें तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा। तो अब आप वो टैक्स एडवाइजर हो और आपको बताना है कि हाँ भैया ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी क्या माना जाएगा, वो सप्लाई। तो ऐसे कितनी एक्टिविटीज हैं, 4 एक्टिविटीज हैं। अब यहाँ पे पहले रेफरेंस वही आएगा जो अभी हमने बात की, 7(1)(c) का शेड्यूल 1 के साथ साथ आप 4 बातों को बताओगे। शेड्यूल 1 के अंदर की 4 चीजें बताओ, कौन कौन सी 4 चीजें। पहला, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जो कि हम परमानेंटली ट्रांसफर करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, और उसमें हमने आईटीसी अवेल कर रखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो सप्लाई होता है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन। तो इसके थोड़ा सा आप डिफाइन और करोगे कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है और रिलेटेड क्या होता है जब आप इस सवाल को लिखोगे। ठीक है, अगला और तीसरा, प्रिंसिपल टू एजेंट वाली सप्लाई, प्रिंसिपल से एजेंट पे या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल। तो 2 पॉइंट थे इसके अंदर। सप्लाई होता है प्रिंसिपल टू एजेंट, जहां पे एजेंट को अपॉइंट किया गया है क्या, फर्दर सप्लाई करने के लिए किसी ना किसी बायर को। और दूसरा था आपका एजेंट टू प्रिंसिपल, जहां पे एजेंट को अपॉइंट किया गया है ताकि वो रिसीव कर सके सामान ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल फ्रॉम द सप्लायर। ठीक, चौथा क्या था, अरे चौथा पॉइंट गिफ्ट कहां गया, यहां पे गिफ्ट वाला पॉइंट जो था वो किसमें था, वो सेकंड वाले का प्रोवाइजो था। जो सेकंड वाला हमने बात की, सेकंड वाली किसकी बात की, डिस्ट्रिक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन का, उसी का प्रोवाइजो के अंदर लिखना है कि भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में अगर गिफ्ट 50 से ज्यादा होगा तो वो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाता है। वो प्रोवाइजो का पार्ट था, पॉइंट में नहीं था, ऑल्दो वो भी लिखोगे अपने आंसर में। चौथा बताओ, चौथा क्या था, कुछ इंपोर्ट की बातें थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर द इन कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद आ रहा है कि भैया बिना कंसिडरेशन के आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है, और किससे इंपोर्ट की है, किसी रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट की है, और किस लिए की है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए की है। तो उस केस में भी वहां पे आपका वो सप्लाई के अंदर काउंट हो जाएगा। तो इन 4 बातों को आपको यहां पे लिखना है, ये आपका आंसर कंप्लीट। अगला बताओ,
Composite supply is treated as supply of that particular goods or services which attracts the higher rate of tax. Examine the validity of the statement. मतलब आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये वैलिड है या नहीं है, मतलब स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ बताओ क्या है, वैलिड है इनवैलिड है, इनवैलिड है। तो जब आप इनवैलिड बोलोगे उस केस में आपको पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है, और कंपोजिट सप्लाई जो है वो कैसे टैक्सेबल होता है और मिक्स सप्लाई जो है वो कैसे टैक्सेबल होता है। फिर अपने कंक्लूजन बताओगे कि भैया ये जो बात कह रहा है वो कंपोजिट की नहीं कह रहा, वो किसकी कह रहा है, मिक्स सप्लाई की कह रहा है। कंपोजिट सप्लाई में क्या देखते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई देखते हैं, और जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ऑफ टैक्स होता है उसी रेट ऑफ टैक्स से पूरे अमाउंट पे आपका टैक्सेबल हो जाता है। हायर रेट ऑफ टैक्स जो है वो किसमें देखते हैं हम, मिक्स सप्लाई वाले सिचुएशन पे। तो इस तरीके से आप किसका आंसर लिखोगे। अगला बताओ फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजैक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जामाइन कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन इज नेसेसरी, ये जरूरी है फॉर अ ट्रांजैक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उस केस में ट्रांसफर टाइटल का करना जरूरी होता है या फिर आपका जो पोजीशन है उसको ट्रांसफर करना जरूरी होता है। बताओ जरा क्या है, सही कह रहा है नहीं कह रहा है। ये भी स्टेटमेंट लिखी गई है और आपको बताना है कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। बताइए। इसका एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट का, अगर आपको टाइटल वाला पॉइंट याद आ रहा हो तो ये टाइटल वाला पॉइंट कहां पे था, ये कहां का मुद्दा कहां का है पहले बताओ, एग्जामिन करो ना, कहां से लाया गया ये सवाल, कहां से उठाया जा रहा है। आपने पढ़ा था शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 पढ़ा था। शेड्यूल 2 किस चीज का था, जिसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उसके अंदर जो पहला पॉइंट था वो किसका था, टाइटल का, ट्रांसफर ऑफ टाइटल का था। उसके अंदर हमने देखे थे टाइटल की 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें थी, एक जहां पे हम टाइटल गुड्स का ट्रांसफर करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा जहां पे हम टाइटल के बदले क्या देते थे, उसका राइट टू यूज देते थे, टाइटल ट्रांसफर नहीं करते थे, उसके इसमें क्या कहलाता था, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और तीसरा क्या था, जहां पे हम कहते थे कि टाइटल ट्रांसफर तो करेंगे लेकिन कब करेंगे, फ्यूचर डेट पे करेंगे, जिसका एग्जांपल था हायर परचेज। ठीक है, तो फ्यूचर डेट पे करेंगे तो उसके इसमें वो क्या हो जाता था हमारा, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन, जो भी है टाइटल कह लो पोजीशन कह लो, इज नेसेसरी फॉर ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। कह रहा है ट्रांसफर टाइटल का करना बिल्कुल नेसेसरी है अगर उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं तो तीसरा पॉइंट जो है वो इसके अगेंस्ट हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या कर रहे हो, आप क्या ट्रांसफर टाइटल कर रहे हो, नहीं, आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में करेंगे, लेकिन सप्लाई आज मानी जाएगी फ्यूचर मानी जाएगी, आज मानी जाएगी। अगर आपने हायर परचेज के अंदर किसी को अगर गुड्स दिया है तो वहां पर टाइटल आपने ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन क्या वो ट्रांसफर है कि नहीं है, वो ट्रांसफर मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट गलत हो गया, आधा सही है आधा गलत है। पहला पॉइंट जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल का वो तो इसमें मैच कर रहा है, लेकिन जो तीसरा वाला पॉइंट है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तीसरा क्लॉज जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो वो इसका एक्सेप्शन है। तो आपको इसी स्टेटमेंट को लिखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है जहां पे कि हम ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं भी करते बट स्टिल वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। उसके अंदर आप उसका रेफरेंस दे दोगे शेड्यूल 2 के पैरा 1 का। क्लियर है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है आपकी अधूरी है, गलत है ना। अगला बताओ, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आपको बताना है कि ये सप्लाई है या नहीं है, रेफरेंस उसमें खुद ही दे दिया यहां पे, एज पर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1। तो सेक्शन 7 शेड्यूल 1 की बात कर रहा है, सेक्शन 7 की और गहराई में जाओ तो शेड्यूल 1 कहां पे डिस्कस है, सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, क्लॉज सी। चलिए पहला पॉइंट देखो, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली, फैक्ट्री कहां है, दिल्ली में, एंड अ डेपो इन मुंबई, मुंबई में है इनका डिपो। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट, दोनों स्टेट के अंदर ये रजिस्टर्ड है, मतलब ये अनरजिस्टर्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब जो इनका एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं है। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन, दिल्ली से क्या हो रहा है, मुंबई भेजा जा रहा है बिना कंसिडरेशन के, सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड, ताकि वो वहां पे बेचा जा सके। तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक ट्रांसफर एक तरीके से किया जा रहा है। आपको बताना है कि शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग ये सप्लाई है कि नहीं, रेफरेंस देते हुए। तो पहले बताओ किस पैरा से उठाया गया, वही ऊपर देखा था पैरा टू डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन वाला जो पॉइंट था वही है, सेम सवाल एक तरीके से कि भैया एक जगह से दूसरी जगह पे माल बेचा जा रहा है ताकि वहां पे उसको
बेचा जा सके, तो जब इस तरीके से स्टॉक पास आउट किया जाता है उसको भी हम सप्लाई मानते हैं, ऑल्दो वहां पे कंसिडरेशन नहीं होता। ऐसा कौन कहता है? पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। अगला सवाल, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। रमन जो है चेन्नई में आर्किटेक्ट है। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर। इसको ना स्टार बना लो, मतलब बिल्कुल ये है इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से पढ़ना। रमन कह रहा है क्या? आर्किटेक्ट है चेन्नई में, उनका ब्रदर जो है वो सेटल्ड है कहां पे? लंदन में, और वो एक क्या है? वेल नोन लॉयर। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। अपने फैमिली डिस्प्यूट के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में उनसे क्या ली? एक एडवाइस ली। तो आपको बताना है कि सप्लाई है कि नहीं, बताइए। अगर किसी फैमिली मतलब पर्सनल पर्पस के लिए ले तो उसके इसमें उसको सप्लाई नहीं मानते। अच्छा आगे कहां का है पॉइंट? पॉइंट उठाओ, कहां का है? कौन से पॉइंट का है ये? मतलब शेड्यूल 1 तो पता लग गया, तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 ही पॉइंट थे, 4 पैरा थे, 4 में से कौन सा पैरा की बात कर रहा है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। तो ये पैरा 4 की बात कर रहा है। अब पैरा 4 को आपको डिफाइन करना है कि पैरा 4 के अकॉर्डिंग क्या ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। पैरा 4 के अकॉर्डिंग क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है? बताओ। सप्लाई माना जाएगा आप कह रहे हो? हाँ जी, पैरा 4 का जो पॉइंट था उसको जरा इलैबोरेट करके समझो, इंपॉर्टेंट है, इससे क्लैरिटी आएगी आपको। उसमें था कि क्या होना चाहिए? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या हो रहा है? हाँ जी। दूसरा पॉइंट क्या था? कि कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? ये भी। तीसरा पॉइंट क्या था? कि किससे होना चाहिए? ये रिलेटेड पर्सन से आपको ये सर्विस मिली हो। क्या ऐसा है? पता नहीं। ब्रदर से ले रहा है। किससे ले रहा है? ब्रदर से ले रहा है। ऐसे तो लिखा है, ब्रदर ही तो है ना, हिज ब्रदर। ब्रदर से ले रहा है, तो क्या ब्रदर रिलेटेड पर्सन है? क्या ब्रदर रिलेटेड पर्सन है? अभी रुक जाओ, एक सवाल है इसके साथ साथ। इसके साथ चौथा सवाल क्या था? कि इन कोर्स या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये हो रहा है। तो देखो, 2 तो फुलफिल कर गया। पहले इस वाले रिलेटेड पर्सन को समझते हैं। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी हुई थी आपको अलग से, सेक्शन 2 था, सब सेक्शन 49 था। ये वो सेक्शन है, सब सेक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जिक्र हर जगह होगी। पैरा 2 में रिलेटेड पर्सन आया, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो वहां पर भी जब रिलेटेड पर्सन हमने डिफाइन किया तो उसमें कहा गया था कि फैमिली का रिलेटिव जो होता है वो रिलेटेड पर्सन माना जाता है। जब रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया तो उसमें सिर्फ फैमिली वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जितने सारे बातें थी उसके अंदर एक बात ये भी थी कि अगर सेम फैमिली का बंदा होगा तो वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। अब जब इसमें ये कह दिया कि सेम फैमिली का बंदा रिलेटेड पर्सन कहलाएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि जीएसटी के हिसाब से फैमिली कौन होती है। देखना पड़ेगा कि जीएसटी की डेफिनेशन में फैमिली क्या बताया गया है। तो उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा क्या? सेक्शन 2 सब सेक्शन 49। और उसमें जो फैमिली की डेफिनेशन थी उसमें लिखा गया था कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, तभी फैमिली आएगा जब होली और फुल्ली डिपेंडेंट होंगे उस पर से। यहां पे इसका जिक्र है नहीं, बल्कि वो तो वेल नोन लॉयर है, वो तो लंदन में वेल नोन लॉयर है। तो क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं। क्या वो हमारा जो रमन है इसके ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस अकॉर्डिंग वो उसका फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा इसका मतलब वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, पहला। दूसरा, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? वो भी नहीं है। वो तो पर्सनल अपने घर की बातों की एडवाइस ले रहा है, तो ये इसके बिजनेस का पार्ट भी नहीं है। तो एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट यहां पे फुलफिल नहीं हो रहे, जो इस पैरा 4 के एसेंशियल 4 बातें होनी चाहिए। 2 बातें हो रही है, 2 बातें नहीं हो रही। तो क्या ये सप्लाई है? सप्लाई नहीं। तो पहले कैसे हाँ बोल रहे थे? अभी खत्म नहीं हुआ, और देखो अगला पॉइंट क्या है? कह रहा वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। कह रहा है कि अगर इस सेकंड पॉइंट में आपका आंसर क्या चेंज हो जाएगा अगर ये एडवाइस जो है ये पर्सनल नहीं लेगा, ये अपने बिजनेस यूनिट के लिए ले रहा है। कोई इसका चेन्नई में बिजनेस यूनिट है, उसके लिए इसने एडवाइस ली अपने ब्रदर से, जो कि कहां पर है? लंदन। तो क्या आपका आंसर चेंज हो रहा है? क्योंकि सेकंड वाले में हमने क्या कहा कि भैया ये सप्लाई नहीं है। सेकंड वाले में क्या क्या? ये सप्लाई नहीं है।
सेकंड वाले में क्या था, ये सप्लाई नहीं है। अब थर्ड में कह रहा है कि क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्या आप कह दोगे कि सप्लाई है अगर वो बिजनेस के लिए ले रहा होगा तो? बताओ, क्या आप कह दोगे कि सप्लाई है? हाँ कि ना? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस तो फुलफिल हो गया, लेकिन रिलेटेड पर्सन तो अभी भी नहीं है तो अभी भी भाई ना, और भाई रिलेटेड हो ही नहीं रहे इस हिसाब से, तो क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है वो। ठीक है, तो सेकंड वाले के अंदर क्या हो रहा है, 4 बातों में से 2 बातें फुलफिल हो रही है, 2 बातें फुलफिल नहीं हो रही। थर्ड वाले में 4 में से 3 बातें फुलफिल हो गई, लेकिन स्टिल जो एक कंडीशन है रिलेटेड पर्सन का वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो स्टिल वो जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? ये चीज पता आती है आपको, लेकिन स्टिल गलती कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इसी के लिए तो ये डिस्कशन है। अगला बताओ, ये और अच्छा है, इसमें अगर गलती की तो बड़े वाले ना लायक। Can I state whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of service as per schedule 2? शेड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन बताई थी कि भैया ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, तो कह रहा है उस अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सर्विस बिल्कुल सिंपल था। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। कह रहा है गुड्स है, हमारे बिजनेस का पार्ट था, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो कि हमारे बिजनेस का पार्ट था और आगे से हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं रहेगा। तो बताओ इस सिचुएशन में क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हमने प्राइवेट यूज के लिए दिया होता इसी पॉइंट को, तो उसके इसमें क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। याद आ रहा है? 3 बातें थी यहां पे। 3 बातें कौन कौन सी? कि अगर परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर प्राइवेट यूज के लिए दिया और वापस वो आ जाएगा हमारे पास तो उसके इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस, और तीसरा था कि अगर हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन उसके जो एक्सेप्शन थे कौन कौन से, कि मेंटेन होनी चाहिए, हमने किसी को ट्रांसफर किया एज पर वेहिकल्स, तो उसके इसमें आपका एक्सेप्शन लग जाएगा। और अगला था एक्सेप्शन कौन सा, आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है जो उसको आगे कैरी ऑन करेगा तो उसके इसमें भी वो एक्सेप्शन में आ जाता था। चलिए याद आ गया। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। कह रहा है ट्रांसफर किया किसका, राइट को ट्रांसफर किया है, लेकिन टाइटल ट्रांसफर हमने नहीं किया, तो उसके इसमें क्या होगा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि हमने राइट दिया है तो किसी बात है वो कुछ टाइम यूज करके फिर हमारे पास सामान वापस आ जाएगा, और उस राइट को यूज करने की हमने उससे कंसिडरेशन ली है तो वो हमारा सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। मतलब टाइटल हमने ट्रांसफर कर दिया, एक एग्रीमेंट किया, उसके तहत हमने टाइटल ट्रांसफर किया और कहा है कि प्रॉपर्टी पास कब होगी, फ्यूचर डेट पे होगी। मतलब कोई हायर परचेज वाला जिसकी चर्चा की थी, बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल था, खत्म नहीं हुआ, एक बार और आएगा। Can you determine whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2 of the CGST Act? तो आपको फिर से बताना है वही चीजें। पहला पॉइंट, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, परमानेंट नहीं है, या फिर किसी को यूज करने के लिए अपना IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह, और उस चीज का आप क्या ले रहे हो बिजनेस से कंसिडरेशन। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का क्या एग्जांपल था हमारा, याद आ रहा है कौन सा पॉइंट है, कितने पॉइंट थे शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में कितने पॉइंट थे, शेड्यूल 3 में 6 पॉइंट, शेड्यूल 2 में कितने थे, शेड्यूल 3 में 6 थे, कितने थे, शेड्यूल 3 में 6 हमारे मॉड्यूल में थे, एक्चुअल में कितने हैं 8, और शेड्यूल 2 के अंदर कितने थे 7 पॉइंट। तो 7 के अंदर 7वां पॉइंट था ये वाला, कौन सा, RWA। याद आ रहा है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या था हमारा, RWA, पढ़ के ही नहीं आया। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयरऑफ फॉर कैश या फिर डेफर्ड पेमेंट या फिर अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इस सवाल के ही अंदर जवाब है सप्लाई ऑफ गुड्स, सवाल के अंदर ही जवाब है सप्लाई ऑफ गुड्स। RWA में एयर कंडीशनर था जो कि आपको कैश पेमेंट पे या फिर डेफर्ड पेमेंट पे या फिर इंस्टॉलमेंट या किसी भी तरीके की फैसिलिटी के द्वारा अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करा दिया। तो एग्जांपल था हमारा 7th पॉइंट था सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ अगला, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस व्हिच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। किसी और के गुड्स के ऊपर आपने कोई प्रोसेस किया और उसके बाद उसके कुछ चार्जेस लिए हैं, तो क्या था ये, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। के अंदर हमने देखा था क्या था, डाइंग वाली सर्विसेज या एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज या कढ़ाई टाइप की चीजें, तो उस चीजों को हम कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस है। एंड लास्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो ये तो हमारा ट्रांसफर वाला ही पॉइंट है, पहला, पहले का पहला, ये क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ
गुड्स। नाउ अगला सवाल, द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कह रहा है, बताओ सही कह रहा है गलत कह रहा है? कह रहा है हायर परचेज में हमने गुड्स दिया तो ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। तो बताओ ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? ये तो बिल्कुल झूठ कह रहा है। गलत क्या कह रहा है? तो पाप कर रहा है ना। मतलब कि अगर हम हायर परचेज पे देते तो ये ट्रांसफर वाले का कौन सा क्लॉज था? तीसरे क्लॉज में क्या था कि अगर हमें गुड्स का टाइटल है एज पर एग्रीमेंट, हमने कहा है कि फ्यूचर डेट पे देंगे तो ये क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ना कि ट्रांसफर ऑफ ये कहलाता है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है क्या है? इनवैलिड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको उसका करेक्ट स्टेटमेंट वहां पे कोट कर देना है। आगे बढ़ो, रेफरेंस किसका दोगे? शेड्यूल, ये किसके हिसाब से बता पा रहे हो? शेड्यूल 2 के हिसाब से, जहां पे क्लासिफिकेशन थी इसकी। 10th क्वेश्चन, एग्जामाइन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। देखो मेन कंफ्यूजिंग एरिया कुछ ही है जो इसके ऊपर सवाल जनरली बन रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो 2 बार आता है। एक बार फर्दरेंस नहीं होगा, उसके बारे में आता है कि फर्दरेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन ना हो तो भी चलेगा। एक बार आता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस ना भी हो तो भी चलेगा। तो इस टाइप से 2 कंफ्यूजन है यहां पे, इसलिए सवाल इन पे बनते हैं। Examine whether the activity of import of service in the following independent cases, ये कुछ इंडिपेंडेंट केसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये एक्टिविटीज जो है ये सप्लाई मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पहला केस देखो, मिस श्रीनिति कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा, मुंबई फ्रॉम Mr. Rachel of Sydney, Australia. The amount paid for the said service is rupees 5,000 Australian dollar. बताइए क्या होगा? ये सप्लाई माना जाएगा ना माना जाएगा? एज पर सेक्शन नंबर 7 10th का फर्स्ट। किस रेफरेंस से दे रहे हो इसको? कहां से उठा रहे हो? ये कहां से रिलेट कर रहा है? ये वाला जो आंसर है ये कहां से रिलेट कर रहा है? शेड्यूल 1 से रिलेट कर रहा है, शेड्यूल 2 से रिलेट कर रहा है, शेड्यूल 3 से रिलेट कर रहा है, या सेक्शन 7 के किसी सब सेक्शन और क्लॉज से रिलेट कर रहा है? तो देखो शेड्यूल 1 तो कहता है विदाउट कंसिडरेशन, यहां कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 तो है नहीं। 2 और 3 का बात नहीं, 2 और 3 में तो क्लासिफिकेशन और नेगेटिव लिस्ट की बात है। तो सेक्शन 7 में इसकी बातें लिखी है। कहां पे लिखी है? कंसिडरेशन है और फर्दरेंस है कि नहीं है वो अलग बात होती है, उसको हम मैटर नहीं करते ना। ये तो था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस हो चाहे ना हो, क्या माना जाएगा? सप्लाई। ये तो था एक्सेप्शन हमारे 7 सेक्शन का। तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 का जो ए पॉइंट था वो क्या कहता था? कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस भी होना चाहिए। लेकिन इसी का जो बी पॉइंट आया वो क्या कहता था कि भैया फर्दरेंस ना हो चलेगा। किस केस में? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में। रिलेटेड पर्सन की यहां पे कोई पॉइंट ही नहीं थी। ठीक है, तो इस क्लॉज बी के अकॉर्डिंग ये क्या माना जाएगा? आपका सप्लाई। तो इस क्लॉज बी का रेफरेंस दोगे कि भैया क्लॉज बी के अकॉर्डिंग फर्दरेंस के लिए नहीं है, इसके पर्सनल घर के लिए, अपने रेजिडेंस के लिए है सर्विस, लेकिन स्टिल कंसिडरेशन है यहां पे और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है। तो इन दोनों फैक्टर के बेस पे जो हमारा सेक्शन रेफर करता है उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा? सप्लाई। अगला सवाल, मिस श्रीनिति कौशिक रिसीव करते हैं इंटीरियर डेकोरेटिव सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा, मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर। फ्रॉम हर ब्रदर, ब्रदर का नाम आए तो जाग जाओ। Mr. Arun, residing in Sydney, Australia, wholly dependent on Miss Srinidhi. For the Miss Srinidhi did not pay any consideration for the said services. बताओ सप्लाई है या नहीं? सोच समझ के बोलो, सीधा हाँ ना बोल दो। पहले थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, प्रोविजन सारे अपने माइंड में रिकॉल करो, उसके बाद बताओ कि सप्लाई है कि नहीं। हाँ जी, है सप्लाई? नहीं है? हाँ जी है? अलग श्योरिटी नहीं है किसी को। सप्लाई नहीं है। 4 फैक्टर थे। पहले बताओ कहां की चर्चा कर रहा है? ये कहां की चर्चा कर रहा है? यहां पे कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? ये शेड्यूल 1 की बात कर रहा है। ये कहां की बात कर रहा है? शेड्यूल 1 का पैरा 4। पैरा 4 में हमने 4 बातें लिखी थी। क्या क्या 4 बातें थी? कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होना चाहिए, प्लस कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, प्लस रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन है, यहां पे रिलेटेड है, ब्रदर है, उस पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होगा तो रिलेटेड पर्सन में वो आ जाएगा। लेकिन अच्छा, रिलेटेड पर्सन आएगा किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? ये जो ब्रदर है ये फैमिली का पार्ट बन रहा है, फैमिली का पार्ट बन रहा है, तो इसलिए ये फैमिली के डेफिनेशन में आ गया। फैमिली का डेफिनेशन किस सेक्शन में है? अभी लिखा था 249।
और ये फैमिली का पार्ट बन गया, इसलिए रिलेटेड पर्सन है। ऐसा किस सेक्शन में है? जो की बात करता है रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की, जो की बात करता है रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की। तो इनका रेफरेंस आपको रखना है अपने आंसर के अंदर, ठीक है। चलिए जी, रिलेटेड हो गया, ये फैक्टर हो गया। लेकिन चौथा फैक्टर क्या था कि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये कहां के लिए सर्विस है? ये कहां के लिए है? रेजिडेंस के लिए। तो ये वाला फैक्टर फुलफिल हो रहा है? नहीं। तो क्या सप्लाई हो जाएगा? नहीं, सप्लाई नहीं होगा। तो चारों फैक्टर होने चाहिए। यहां पे तीसरा तो हो गया लेकिन चौथा नहीं हो पा रहा। ऊपर जो सवाल था उसके अंदर क्या हो गया था, उसने अपने इस वाले पॉइंट को चेंज कर दिया था, लेकिन रिलेटेड तब भी वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं था। ठीक, आगे। विल योर आंसर चेंज इफ द अबव केस मिस मालिनी हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस एंड नॉट हर रेजिडेंस। कह रहा है कि यही अगर क्वेश्चन के अंदर वो अपने अगर बिजनेस के लिए वो सर्विस ले ले तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? बताओ, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? क्या ये सप्लाई तब माना जाएगा? तो तीन फैक्टर तो फुलफिल हो ही रहे थे, चौथे में इसने कह दिया कि हाँ जी कोई और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो चारों फुलफिल हो गए। तो उसके इसमें क्या हो जाएगा? ये सप्लाई माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने लिखा था, ऑल्दो कोई खास रेलेवेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन वगैरह हो तो उसको इग्नोर करो, आपको मेन प्रोविजन जो लॉ के अंदर लिखा है उसके बेसिस पर अपना आंसर देना है। ठीक, 11वां सवाल कह रहा है डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। कह रहा है क्या ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं, वो आपको देख के बताना है। तो इसके लिए जैसे ही सवाल आया, सवाल की शुरुआत कहां से होगी? जैसे ही सवाल आया, सवाल की शुरुआत कहां से होगी? कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन से। प्रोविजन, प्रोविजन क्या है आपका? सेक्शन 8 क्लॉज 1 जो डिफाइन करेगा किसको? कंपोजिट सप्लाई को। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप याद कर लो एज पर लॉ तो अच्छी बात है। जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो याद कर लो तो अच्छी बात है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, एज पर लॉ लिख दोगे ना तो एग्जामिनर एकदम से खुश हो जाएगा कि हाँ नहीं प्रॉपर पता है। ठीक है, बाकी फर्दर डेफिनेशन तो आपको आगे डिफाइन उसको कर ही दोगे। चलो जी, तो आपने पहला काम क्या किया? डेफिनेशन लिख दिया कि कंपोजिट सप्लाई होता क्या है। अब आएंगे इस सवाल के ऊपर। तो क्या कह रहा है? अ होटल प्रोवाइड्स 4 days and 3 nights पैकेज wherein the facility of breakfast and dinner, ब्रेकफास्ट और डिनर की जो फैसिलिटी है इज along with the रूम एकोमोडेशन। उस रूम एकोमोडेशन के साथ उसको इस चीज की फैसिलिटी साथ में दी जा रही है। तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? हाँ, ऐसा तो हमने डेफिनेशन के अंदर बहुत एग्जांपल देखे थे कि ये इस टाइप की जो चीज होती है, विचार क्या एसेंशियल क्या थे? कंपोजिट सप्लाई के एसेंशियल क्या थे? 2 और 4 सप्लाईज। वो तो कंपोजिट में होता है, मिक्स में भी होता है। उसके बाद क्या था कि नेचुरली बंडल होना चाहिए, नेचुरली बंडल है, और इन द कंजक्शन विद ईच अदर होना चाहिए, आपस में वो कंजक्शन क्रिएट होना चाहिए। और क्या था? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होटल स्टे है तो किसी बात है, इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये उसमें फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो नेचुरली बंडल वाले फैक्टर से आप इसको डिसाइड कर पाओगे कंपोजिट सप्लाई है या नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है कि टूथपेस्ट कंपनी ने ऑफर किया कि भैया हम फ्री में क्या देंगे? साथ में सोप भी देंगे अलॉन्ग विद द टूथपेस्ट। मतलब टूथपेस्ट है तो आपको सोप मुफ्त में मिलेगा। ठीक, तो ये सिचुएशन क्या है? ये कंपोजिट है या मिक्स सप्लाई है? ये मिक्स सप्लाई, क्योंकि टूथपेस्ट और सोप जो है वो आपस में नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इनका कोई कंजक्शन क्रिएट यहां पे नहीं हो रहा। ऑल द 2 और 4 सप्लाईज है एट अ सिंगल प्राइस है। सिंगल प्राइस भी दिया जाएगा, एक फ्री है, तो इसका मतलब क्या होगा? सिंगल प्राइस पे ऑफर किया जाएगा। तो ये किसके डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? हमारे मिक्स सप्लाई को फुलफिल कर रहा है। साथ ही में जब भी इसका जिक्र है ना कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का, तो इसकी टैक्सेबिलिटी का जो डेफिनेशन है, टैक्सेबिलिटी की जो रूल है वो आपको बता देना है कि कंपोजिट सप्लाई किसके बेसिस पे टैक्सेबल होता है? प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे। और मिक्स सप्लाई किस बेसिस पे टैक्सेबल होता है? जो हायर रेट ऑफ टैक्स होगा उसके बेसिस पे, हायर रेट ऑफ टैक्स होगा उसके बेसिस पे हमारा टैक्सेबल होता है इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई। आगे बताओ, 11वां सवाल खत्म हुआ। 12 दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। इन्होंने ये सारे आइटम को बेचा है। क्या क्या चीजें दी है? देखो जी, रेफ्रिजरेटर है 500 लीटर्स का, टैक्सेबल होता है 18% पे। स्टेबलाइजर है जो कि टैक्सेबल होता है 12% पे। एलईडी टेलीविजन है 42 इंचेस का जो कि टैक्सेबल होता है 12% पे। स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि टैक्सेबल होता है 28% का, और स्टेबलाइजर है उसी एयर कंडीशनर का जो कि टैक्सेबल होता है 12% पे। इस तरीके से इन्होंने 5 आइटम को बेचा। ठीक है, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैड इशूड अ सिंगल इनवॉइस। इन्होंने एक इनवॉइस दिया इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम। हर किसी का प्राइस उन्होंने वहां पे अलग अलग से लिख के दिया है कि भैया ये इतने का, ये इतने का, और बिल में टोटल करके उनको पकड़ा दिया। अच्छा जी, अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक। जो अकबर रिटेल स्टोर ने क्या किया? एक चेक दिया, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का, फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस। मतलब इसका आप ऐसे सोच सकते हो कि उन्होंने सपोज एक बिल बना के दिया जो लेट से 1,05,000 रुपए का था।
पूरा बिल था, सबके अलग अलग प्राइस लिखे हुए थे, उसकी टोटल कीमत कितनी निकल के आई थी? 1,05,000 रुपए। सामने वाले ने क्या किया, एक चेक बनाया, बोला जी इतना सारा सामान लिया, कुछ तो डिस्काउंट दोगे, उसने 1 लाख रुपए पकड़ा दिया। ठीक, उसने ऐसा क्या लिख दिया, कंपोजिट डिस्काउंट, सबको मिला जुला के एक डिस्काउंट उसने 5,000 रुपए का वहां पे रख लिया, सामने वाले ने एग्री कर लिया। ठीक है सर। Now, state the type of supply and the tax rate applicable in each case. In this case, मतलब कि आपको बताना है कि टाइप ऑफ सप्लाई कौन सा है, क्या ये कंपोजिट है, क्या ये मिक्स है, या फिर दोनों में से कुछ नहीं है, और साथ ही में ये भी बताना है कि यहाँ पे टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगा। बताओ, क्या ये कंपोजिट है? पहला सवाल, क्या ये कंपोजिट है? नहीं। क्या ये नेचुरल बंडल है? सवाल ही उठता है यहाँ पे, तो अलग अलग आइटम है, या तो फ्रिज अलग हो गया और एसी अलग हो गया, तो आपस में कोई यहाँ पे कंजक्शन तो क्रिएट हो ही नहीं रहा। दूसरा पॉइंट कि क्या 2 और मोर सप्लाईज है एक प्राइस पे दिया जा रहा है? क्या 2 और मोर सप्लाईज एक प्राइस पे दिया जा रहा है? वो भी यहाँ पे नहीं है। मिक्स सप्लाई के अंदर क्या था कि भैया आप उटपटांग चीजों को जोड़ के दे सकते हो, लेकिन प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? एक। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जब हमने मिक्स सप्लाई पढ़ा था तो उसी के नीचे उसका एक एक्सेप्शन देखा था कि भैया अगर ऐसा नहीं है कि एक इनवॉइस पर अपने सबकी प्राइसिंग अलग अलग करके उसको पकड़ा रहे हो तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है। वहां पे तो सबके पैसे आप अलग अलग से ले रहे हो, आपने कोई उसका कॉम्बो क्रिएट नहीं किया। यहां पे इन्होंने इनवॉइस एक इशू के ऑब्वियस बात, आप 10 आइटम खरीदोगे तो 10 के अलग अलग इनवॉइस तो बनते नहीं है, इनवॉइस तो एक ही होता है, लेकिन सबके अंदर उसने अलग अलग आइटम अलग अलग उसके प्राइसिंग उसके अंदर लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये मिक्स सप्लाई नहीं है। अच्छा, इसमें एक इन्होंने नहीं है मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई नहीं है। ध्यान दो, आपको एक इनवॉइस बनाया, ठीक है, एक इनवॉइस के अंदर इसने 5 आइटम थे, 5 अलग अलग से लिखे हैं। अच्छा, 4 आता है इसके बाद, 5 आइटम थे, 5 अलग अलग से लिखे, 5 की प्राइसिंग लिखी अलग अलग से कि 5 की क्या प्राइस है, इंडिकेट किया हर किसी का प्राइस, उसका टोटल लगा दिया, तो इसका मतलब क्या मिक्स सप्लाई हो जाएगा? नहीं। मिक्स सप्लाई कब होता है? जब हम कहते हैं कि भैया ये 5 आइटम लो और सीधा 1 लाख रुपए दे दो। ऐसा क्या सप्लायर ने कहा है? जो बेच रहा है क्या वो कह रहा है कि भैया 5 आइटम को 1 लाख रुपए दे देना? नहीं। वो अलग बात है, जब उसको इनवॉइस दिया तो सामने वाला जो बायर था उसने कहा यार कुल मिला के कुछ तो डिस्काउंट दो, मैं 1 लाख रुपए देता हूं जी, नक्की कर लो। कंपोजिट सप्लाई तो यहां पे तब होता जब ये आपस में रिलेटेड होते, नेचुरली बंडल होते, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठ रहा है यहाँ पे कि कंपोजिट सप्लाई तो है ही नहीं। जरूरी नहीं है भाई कि अगर कोई कंपोजिट होगा तो मिक्स होगा, ऐसा नहीं है कि सप्लाई सिर्फ 2 ही कैटेगरी की होगी कि कंपोजिट मिक्स, तीसरा भी तो हो सकता है कि ना कंपोजिट ना मिक्स। आप उस चीज को समझो, जब हमने मिक्स सप्लाई पढ़ा था तो उसी के नीचे एक पैराग्राफ पढ़ा था, वो पैराग्राफ ये था कि भैया मिक्स सप्लाई आप कर रहे हो, आपने मिक्स सप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप इनवॉइस के अंदर सबका प्राइस अलग से इंडिकेट करके अगर चार्ज करते हो तो वो मिक्स सप्लाई नहीं कहलाती, वो तो फिर नॉर्मल सप्लाई होगी। मैं दुकान पे गया, मैंने एक मॉल के अंदर गया, सपोज मॉल के अंदर गया, मैंने मल्टीपल आइटम कुछ खरीदी, कुछ ग्रोसरी की भी खरीदी, कुछ किचन की भी खरीदी, कुछ गारमेंट्स की भी खरीदी, अलग अलग टाइप की चीजें खरीद के लेकर आया, काउंटर पे गया, बिलिंग कराया, तो ऑब्वियस बात है बिलिंग तो हर किसी की करेगा, लेकिन क्या मेरे को कोई डिस्काउंट दे रहा है, कोई एक प्राइस का ऑफर दे रहा है कि एक प्राइस पे सारा सामान ले लो? नहीं, वो सबकी बिलिंग कर रहा है, उस पर इनवॉइस के ऊपर सबके नाम आ रहे हैं और सबकी इंडिविजुअल प्राइसिंग आ रही है और उसके बेसिस पे मुझसे चार्ज कर रहा है। ठीक, हो सकता है कि पूरा जब प्राइसिंग का टोटल होता है तो उसका कहना है चलो जी आप पूरे पैसे ना राउंड फिगर में दे दो। कई बार होता है कि आपके सपोज 1150 होगा, चलो 1100 रुपए दे दो, तो इसका मतलब क्या उसने कोई मेरे को कंपोजिट मिक्स सप्लाई करी है यहाँ पे? नहीं, वो तो आपकी बिलिंग वही बिलिंग के अकॉर्डिंग उसको लगा कि भैया वैल्यूएबल कस्टमर है, चलो कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, वो भी जब सामने वाले ने बार्गेनिंग करी, जब सामने वाले ने बार्गेनिंग करी, तो इस पॉइंट से वो मिक्स सप्लाई कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ये ना कंपोजिट है ना ये मिक्स है। रीजन क्या हो रहा है? जो मेन ग्राउंड रीजन वो क्या है कि हर किसी का प्राइस जो है वो अलग से इंडिकेट किया जा रहा है इनवॉइस के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा होता कि सभी का एक बिल होता और उसके ऊपर एक ही टाइम लिखा होता कि कॉम्बो ऑफ दिस प्राइस इक्वल टू इतना। अगर इस तरीके से लिखा होता तो उस केस में मिक्स बन जाता, लेकिन यहाँ पे सबकी प्राइसिंग अलग अलग से लिखी गई है, तो ये मिक्स की डेफिनेशन में नहीं आता। अरे बस में तो ना ये कंपोजिट है ना ये मिक्स है, ये एक नॉर्मल सप्लाई है। अच्छा जी, दूसरा सवाल था कि टैक्स रेट क्या होगा? तो भैया जिस जिस रेट का जो आइटम है उसके ऊपर उसका टैक्स रेट लगेगा। अदरवाइज अगर ये मिक्स्ड होता तो उस केस में क्या करते हैं आप? हाईएस्ट रेट उठा लेते हैं विच इज 28%। लेकिन मिक्स में है उस केस में क्या होगा कि जब हर किसी की आइटम की प्राइसिंग अलग अलग से लिखी गई है तो उसी प्राइस के ऊपर उसका हर किसी का अपना अपना टैक्स रेट कैलकुलेट होगा। रेफ्रिजरेटर जितने का भी होगा उस पर 18% लगाया जाएगा, स्टेबलाइजर रेफ्रिजरेटर का वो कितने का भी होगा उसके ऊपर 12% लगाया जाएगा। इस तरीके से इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। कोई एक रेट यहां पे अलॉट नहीं होगा जो कि कंपोजिट और मिक्स के अंदर होता है। क्लियर? अच्छा सवाल था, आगे बढ़ो। 13th क्वेश्चन, Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at rupees 30 each to Mukhija gift shop in Punjab. दिल्ली से गया पंजाब. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottles and a packet of toy balloons.
Determine the rates of the GST applicable in the given case, assuming the rate of GST are to be as under, जो भी है यहाँ पे अलग-अलग सबके रेट दे दिए। चॉकलेट 18% का है, फ्रूट जूसेस 12% है, टॉय बलून्स आपका 5% का है। आपको बताना है कि जीएसटी कितना होगा, डिटरमाइन करना है कि कितना क्या जीएसटी का रेट होगा जो कि वहां पे पे किया जाएगा। तो ये क्या है, कंपोजिट, मिक्स या कुछ भी नहीं, नॉर्मल सप्लाई। तो यहां पे क्या कह रहा है कि 20,000 इज व्हाट, पैकेजेस, पैकेज बनाया है, उस पैकेज के अंदर 3 आइटम इन्होंने रखा है, चॉकलेट्स रखे हैं, फ्रूट जूस रखा है और टॉय बलून्स रखे हैं। मतलब बात है, लेकिन सामने वाले से क्या लिया जा रहा है, पैकेज का कीमत लिया जा रहा है। और एक पैकेज की कीमत कितनी है, 30 रुपए। क्या अलग अलग से लिया जा रहा है कि चॉकलेट 10 रुपए का, टॉय बलून 5 रुपए का और जूस 15 रुपए का, ऐसा है क्या? नहीं, पूरे एक पैक बनाया गया और पैक की कीमत एक साथ दी जा रही है 30 रुपीज की। तो आपका इन्वेस्ट कुछ इस तरीके का होगा कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 30, कितना हो गया, 6 लाख। अब ये 6 लाख रुपए का जो आइटम आपका बना, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि टैक्स रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा और कितना टैक्स आएगा। तो बताओ टैक्स रेट कौन सा होगा। जहां मिक्स सप्लाई होता है वहां पे क्या देखते हो आप, हायर रेट ऑफ टैक्स। तो हायर रेट ऑफ टैक्स आपका कितना है, 18%। तो इस पूरे 6 लाख के ऊपर कितना चार्ज किया जाएगा, 18%। कितना आएगा, 1,08,000। और टोटल कीमत हो जाएगी आपकी, इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,08,000। तो सिंपल सा सवाल है, कुछ खास नहीं। प्रोविजन को पहले आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी जैसे ही सवाल आएगा आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 एक तरीके से कहना पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कंपोजिट मुफ्त में बताना है आपको। सवाल है मिक्स का, लेकिन कंपोजिट आप मुफ्त में बता के आओगे पेपर में कि भैया कंपोजिट की डेफिनेशन ये है, मिक्स की डेफिनेशन ये है। जो प्रोविजन है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मिक्स सप्लाई है और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट होता है वो हायर का लिया जाता है और हायर रेट लेते हुए कैलकुलेट करोगे और फिर उसको कंक्लूड करके आओगे अपने आंसर। इस तरीके से आपका आंसर ये होगा। अगला सवाल, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery। ठीक है जी, ये क्या काम कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस और रिपेयर की सर्विस देते हैं। किसकी मेंटेनेंस और रिपेयर कर रहे हैं, हैवी स्टील मशीनरी। जो बड़ी बड़ी स्टील मशीनरीज होती हैं उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर का काम ये करते हैं, उसका सर्विस देते हैं। ठीक है सर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी मेरे हिसाब से आप हाईलाइटेड कर लो, इंपॉर्टेंट सवाल। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड इट्स कंटेनर ट्रक। क्या कह रहे हैं, तो ये रिपेयर करने के लिए जब इनको कहीं भेजना होता है तो क्या भेजते हैं, अपना कंटेनर ट्रक भेजते हैं, इक्विप्ड विद द आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स, टूल्स, पार्ट्स, एटीसी। मतलब एक ट्रक इन्होंने बना रखा है जिसके अंदर इनके सारे औजार हैं जिससे जाकर रिपेयर करेंगे और उस ट्रक को भेज देते हैं। सपोज दिल्ली है इनका जो मेन ऑफिस है, इनको कहीं मुंबई या चेन्नई में कहीं पे अगर रिपेयर का काम करना है, उनके पास ऑर्डर आया तो ये पूरे ट्रक को भेज देते हैं इंसान के साथ। वो पूरी इक्विपमेंट उनके पास है, उसके साथ वो जाते हैं और वहां रिपेयर करके आ जाते हैं। क्योंकि हैवी मशीनरी है, मशीनरी तो आ नहीं सकती, तो आपको जाना पड़ेगा। तो आप अकेले भी जाओगे नहीं, आप अपने साथ अपने औजार वाली सारे लेके जाओगे। तो जितनी भी मशीनरी औजार वगैरह उन्होंने ट्रक में रखी हुई और ट्रक जाता है रिपेयर करके आ जाता है। ऐसा याद आ रहा है, कुछ था, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है सर? अभी तो याद आ जाना चाहिए था वैसे कि ऐसी कोई कहानी में पड़ी नहीं आए। अरे टायर नहीं है ये, चलो अभी याद आ जाएगा, कोई नहीं। तो कहां पहुंचे थे हम, हाँ जी, फ्रॉम हरियाणा वर्कशॉप टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ लोकेटेड इन अदर स्टेट्स अक्रॉस इंडिया वेयर द क्लाइंट्स मशीनरी आर बीइंग ब्रॉट एंड आर बीइंग रिपेयर्ड। मतलब जहां भी क्लाइंट की मशीनरी वहीं भेज देते हैं और वहां का ये रिपेयर का काम करवा देते हैं। डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। इंट्रा की तो बात ही नहीं कर रहा, इंट्रा की तो ये बात ही नहीं कर रहा। हरियाणा में हरियाणा घूम के जितनी भी रिपेयर करता होगा उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। कह रहा है अगर हरियाणा से बाहर जाएगा तो उस केस में जीएसटी लेवी कैसे होगा, ऑफ ट्रक्स फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। मतलब कि मेन तो इनका रिपेयरिंग शॉप यहाँ है, लेकिन अक्रॉस इंडिया इनके और भी रिपेयरिंग सेंटर से जहां जहां वो ट्रक जाता है और फिर रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उस केस में जीएसटी किस तरीके से लेवी होगा। तो अब कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? जहां ट्रक्स, बस, ट्रेन, इसकी मूवमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था, पहले तो ये बताओ कहां से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है डिस्टिंक्ट पर्सन। पहले आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में, क्योंकि वहां पे कहा गया था कि अगर एक डिस्टिंक्ट पर्सन है इसके मल्टीपल जगह पे है और उस तरीके से क्योंकि गाड़ी, बस, ट्रक, लॉरी वगैरह चलती हैं, तो उस केस में उस मूवमेंट जो है उसको क्या किया गया है, जीएसटी से एग्जेप्ट, जीएसटी से बाहर है वो। ऐसा कहां पे लिखा है, ऐसा कहां पे लिखा गया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने पढ़ा था क्या, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए। इसके अंदर किसकी बात थी, शेड्यूल 3 था इसके अंदर। इसको आपने किसकी
किसके साथ पढ़ा था, शेड्यूल 3 के साथ पढ़ा था। और इसी का क्लॉज बी था जिसके अंदर कहा गया था कि कुछ ऐसी नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी, जिसके अंदर कहा गया था कि ऐसी चीजें गवर्नमेंट निकाल सकती है जिसके ऊपर, ऐसी क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं किया जाएगा। और उसी का जब आपने नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन देखा था तो उस क्लैरिफिकेशन के अंदर का सेकंड क्लैरिफिकेशन था जिसके अंदर बात आई थी इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक, बस, ट्रेन, लॉरी वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसका थर्ड था जिसमें क्रेन के बारे में बताया गया था, याद आ रहा, लास्ट क्लास पढ़ा था हमने। उसका क्रक्स मेन क्या था कि भैया अगर कोई ट्रक इस पर्पस के लिए जा रहा है कि भैया रिपेयर करने आ रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ट्रक के जाने आने के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रक वहां गया और वहां पर उसने कोई रिपेयर की एक्टिविटी की तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। अगर मैं ट्रक दिल्ली से, सॉरी हरियाणा से अगर मैंने सपोज चेन्नई भेजा, तो चेन्नई में जाके जो उसने रिपेयर की एक्टिविटी की हुई, रिपेयर की सर्विस दी, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। लेकिन जो ट्रक ने मूवमेंट किया एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन था, इसके ऊपर तो जीएसटी लगी नहीं होता। ये उन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है। यहां पे उसी की बात कर रहा है। तो यहां पे आपको पॉइंट क्या लेके चलना है, पहले डिस्ट्रिक्ट पर्सन लेके चलना है, उसके बाद इस सेक्शन का रेफरेंस देना है, उसके बाद बताना है कि डिस्ट्रिक्ट पर्सन अगर इस तरीके का ऑपरेशन करता है तो उस केस में क्लैरिफिकेशन आया हुआ है इस सेक्शन का रेफरेंस देते हुए कि भैया वो आपका क्या हो जाता है, टैक्स के दायरे से बाहर, जीएसटी के एम्बिट से बाहर, ठीक है। ऑल्दो जो रिपेयर की एक्टिविटी दी गई है वो आपका टैक्सेबल होगा, वो आपका सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। साथ ही में इसमें एक और चीज थी कि भैया कोई ट्रक या कोई इस टाइप की मूवमेंट ऐसा ना हो कि क्रेन के ऊपर क्रेन लेके जा रहे हो, तो उस केस में टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है ना। यहां तो क्या होगा, गाड़ी आ रही, गाड़ी वापस आ जाएगी अपना काम करके, तो जो जॉब करके आएगी वो जॉब इज टैक्सेबल, लेकिन जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट आपका टैक्सेबल नहीं होता। ऐसा कुछ पॉइंट था, अगर याद आया हो तो। आया नहीं आया अभी भी? याद आ गया? चलो, तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें बतानी है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन को डिफाइन करोगे, डिस्ट्रिक्ट पर्सन को डिफाइन करोगे, उसके बाद इस सेक्शन के रेफरेंस से अपना आंसर कंक्लूड करोगे। अगला सवाल बताओ। PTL Private Limited is a retail store of merchandise located in 25 state UTs in the country. ठीक है सर, 25 राज्यों में है ये। For the purpose of clearance of stock for merchandise and to attract consumers, PTL Private Limited launched a scheme of buy one get one free. अच्छा जी, इस तरीके का स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। For the same type of merchandise, for instance, one shirt to be given free with purchase of one shirt. कह रहे एक शर्ट के साथ एक शर्ट हम फ्री में देंगे। Determine how the taxability of the goods supplied under buy one get one free scheme is determined. बताओ जी, इस तरह इसमें जो सप्लाई होती है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बाय वन गेट वन फ्री के केस में क्या होता है। तो ये हमने जब मिक्स सप्लाई पढ़ा था उसके बाद इसको हमने इवेल्युएट किया था कि बाय वन गेट वन फ्री में क्या होता है और बिल्कुल फ्री देते हैं तो क्या होता है। याद है ना, दो प्रोविजन में पढ़े थे, बिल्कुल फ्री होता है तो क्या होता है, तो बिल्कुल फ्री में हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन तो है ही नहीं, शेड्यूल की 4 बातों में आ नहीं रहा, तो उसके वो सप्लाई नहीं माना जाता। लेकिन बाय वन गेट वन फ्री में हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि वहां पे हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि दो प्रोडक्ट दिया जा रहा है एट द प्राइस ऑफ वन एंड दैट इज टैक्सेबल, वो आपका सप्लाई माना जाएगा और उस वन प्रोडक्ट की जो भी कंसिडरेशन होगी उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट उस एप्लीकेबल प्रोडक्ट पे होगा वो लगाया जाएगा। अगर दो प्राइस पे, मतलब दो सप्लाई की जा रही है एक की प्राइसिंग पे और सपोज ये दो सप्लाई की जा रही है, दोनों का टैक्स रेट अलग है, तो उस केस में क्या होगा, समझ रहे हो सवाल मेरा। मैंने कहा कि आपने दो सप्लाई की, सपोज सोप और टूथपेस्ट, सोप और टूथपेस्ट, उस केस में अगर सोप के ऊपर आपका 18% है, टूथपेस्ट के ऊपर 12% है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, वो कह रहा है कि मैं सोप के पैसे ले रहा हूं, टूथपेस्ट फ्री है, या टूथपेस्ट के पैसे ले रहा हूं, सोप फ्री है, तो उस केस में टूथपेस्ट के पैसे जो ले रहा है वो तो कंसिडरेशन पता लग गया कि ये अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। रेट कौन सा लगेगा, जो आपका हाई रेट टैक्स करेगा, क्यों, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है। वही अगर ये एग्जांपल होगा कंपोजिट सप्लाई के अंदर, तो उस केस में क्या देखोगे कि प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर क्या रेट लग रहा है, वो रेट आपका वहां पे कंसिडरेशन के ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिक्स्ड हो कंपोजिट हो वो अलग फैक्टर है। हमें कह रहा है बाय वन गेट वन फ्री का रूल क्या होता है, तो आपको यहाँ पर डिफाइन मिक्स और कंपोजिट भी करना पड़ेगा। फिर आप बाय वन गेट वन फ्री वाला पॉइंट करोगे कि भैया इसको हम इस तरीके से जीएसटी इस व्यू में देखते हैं, किस व्यू में देखते हैं कि हमने दो सप्लाईज की एट द प्राइस ऑफ वन एंड दैट कंसिडरेशन इज टैक्सेबल एट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई व्हाटएवर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा इसका आंसर आराम से। अगला बराबर से लास्ट, सरवना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग लिकर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कह रहे हैं जी क्या कर रहे हैं, लिकर सप्लाई का काम शुरू करना चाह रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। देयरफॉर इट अप्लाइज फॉर लाइसेंस फॉर सेलिंग लिकर इन द तमिलनाडु गवर्नमेंट, फॉर इट हैज चार्ज स्पेसिफाइड फी फ्रॉम इट। गवर्नमेंट चार्ज करती है जिसको कहते हैं लाइसेंस फी, तरीके से या एप्लीकेशन फी, जो भी नाम कह लो। एग्जामाइन वेदर द ग्रांट of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies as supply। बताओ जी क्या ये सप्लाई होगा नहीं होगा,
क्या ये सप्लाई होगा नहीं होगा? दिस इज द रिसेंट अमेंडमेंट। आपको याद आ रहा होगा, रिसेंट अमेंडमेंट आपने देखा था जिसके अंदर कहा गया था, पूरा एक हमने बोर्ड वाला एरिया पढ़ा था, इसमें क्या कहा गया था कि भैया आपने इसका आंसर क्या बोला? नलायक, बड़े वाला नलायक। उसमें क्या था, पूरा एग्जांपल जो था उसके अंदर क्या क्या बातें आपने पढ़ी थी, उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि भैया जनरली जो लाइसेंस फी होती है वो आपकी क्या होती है? टैक्सेबल होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो रिसेंट में आपका अमेंड किया गया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपस में बैठ के इसको सुलह किया कि नहीं ये जो अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दिया जाता है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर जो भी कंसिडरेशन लिया जाएगा दैट इज टैक्स फ्री, उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसके अलावा आपको कोई और अगर लाइसेंस होगा, जिसमें एग्जांपल में आपने स्पेक्ट्रम देखा था और आपने सवाल पूछा था स्पेक्ट्रम क्या होता है, याद आ रहा? स्पेक्ट्रम हो गया, क्लोरोमाइंस का हो गया, माइनिंग राइट्स वगैरह हो गए, सेक्शन का राइट हो गया, इस टाइप के कोई भी राइट्स वगैरह अगर लेते हो, उसका लाइसेंस अगर आप लेते हो तो वो लाइसेंस फी जो होती है वो आपकी क्या होती है? जीएसटी के सप्लाई मानी जाती है। लेकिन एक सिर्फ इसको एक्सक्लूड किया गया है विच इज द रिसेंट अमेंडमेंट। तो उसी के ऊपर का सवाल है कि अगर लाइसेंस फी है ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर तो उस केस में वो क्या है आपका? जीएसटी के परव्यू से, जीएसटी के एम्बेड से बाहर, वो आपका टैक्सेबल नहीं होता। याद आ गया ये भी पॉइंट? याद कुछ नहीं है, सवाल हमारा मोटा मोटा सारा समाप्त हो गया। तो ये हमारी चर्चाएं थी, होपफुली हमने रिवाइज पिछले क्लास में किया था और इससे आपका और ये गहरा रिवाइज होना चाहिए। इससे रिवाइज खत्म हो गया। इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर कर सकते हो अलग अलग बुक से, स्कैनर से, जहां मर्जी से, पास्ट एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। लेकिन मोटा मोटा क्रक्स यही होगा कि जितने हमने प्रोविजन पढ़े उसके बाहर का कोई सवाल मिलेगा नहीं। जितने हमने सवाल या एग्जाम्पल देखे पीछे, जनरली उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, पर वो सारी चीजें तब है जब प्रोविजन आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, जो कि आज नहीं थी, ठीक है। चलो चैप्टर 2 में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3।